Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन फीमेल में होने वाला एक कॉमन डिजॉर्डर है ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ऐसे मेंस्ट्रुएशन एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये फंक्शनल प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एवरी मंथ रिप्रोडक्टिव लाइफ में प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक जब ये यूट्राइन कैविटी से ब्लीडिंग होती है। यह एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यह कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम जो होते हैं ना, इंडोमेट्रियम जो देख रहे हैं यहाँ पर, यूट्रस में 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर होते हैं, एक होता है स्टेटम बेसल लेयर, एक होता है स्टेटम फंक्शनल लेयर। तो स्टेटम फंक्शनल लेयर जो होता है वो एवरी मंथ क्या होता है ना कि बनता है, एवरी मंथ ब्रेक होता है। तो वो एवरी मंथ बनता किस लिए है? तो एवरी मंथ बनता है जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए। लेकिन अगर जाइगोट इम्प्लांट नहीं करता है, उस केस में जो स्टेटम फंक्शनल लेयर होता है वह अनवांटेड हो जाता है, और या फिर हार्मोनल प्रोसेस के द्वारा इस्केमिया होकर के एपोप्टोसिस प्रोसेस से या फिर बाहर डिस्ट्रक्शन होकर बाहर निकलता है। तो जो ये डिस्ट्रक्ट होकर बाहर निकलता है, इसी को बाहर एस्केप होते समय कुछ ब्लड लॉस होता है, अप्रॉक्स 35 to 80 ml एवरी फेज। यानी एक साइकिल में लगभग इतना 35 से 80 ml ब्लड जो होता है लॉस करता है। तो इसमें यही जो बात होता है मेनली मेसो साइकिल में ही होती है कि टिश्यू डेब्रिस का निकलना और प्लस साथ में जो कुछ ब्लड है वह ब्लड वहां से कुछ बाहर निकलता है, उसको बाहर निकालने के लिए। और इसके दरमियान एक प्रोसेस होता है, एक कंडीशन डेवलप करता है, वह है पेन। वो कैसा पेन होता है? वो माइल्ड पेन है। क्यों बनता है माइल्ड पेन अभी बता रहे थे आपको हम। लेकिन जो नॉर्मल माइल्ड पेन है ये तो सब में होता है, लेकिन अगर ये पेन ज़्यादा हो जाता है, इस पेन के कारण हेल्थ पे, वर्क पे जब डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसी कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। यानी नॉर्मल पेन डेवलप इन एवरी साइकिल, माइल्ड टू मॉडरेट थोड़ा होते रहता है, लेकिन बट इस पेन से किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है, ना ही किसी वर्क पे कोई इफेक्ट है, ना किसी हेल्थ पे इफेक्ट होती है। ऐसे कंडीशन को तो नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड पेन बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड पेन। लेकिन अगर यह पेन ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से अगर हेल्थ और प्लस वर्क पे इफेक्ट होता है, इसी कंडीशन को हम लोग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अब ये नॉर्मल पेन क्यों थोड़ा डेवलप होता है? देखिए, जब यहाँ से टिश्यू डेब्रिस जो बनता है, इसको थोड़ा इधर मैग्नीफाई कर देते हैं, इसको यहाँ से इसको कटिंग कर रहे हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे आपका मायोमेट्रियम का सेल है और यहाँ पर स्टेटम बेसल लेयर है, यहाँ बेसल लेयर है, और इसके बाद यहाँ पे आपका है स्टेटम फंक्शनल लेयर है। तो जब स्टेटम फंक्शनल लेयर का यूज नहीं होता है, जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, जब यूज नहीं होगा, तो यह सेल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन होने लगेंगे। तो यह सेल जब डिस्ट्रक्ट होने लगता है, तो इस समय क्या होता है कि एक हार्मोन निकल लगता है यहाँ से, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है ना कि इस यहाँ पर कुछ लोकल, मतलब कि यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मसल्स पे होता है। यहाँ मसल्स पे जो मसल्स का सेल बनाया, ये मसल बनाया है, इसी पे कोई रिसेप्टर होता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण यह स्टिमुलेट कर जाता है, और इसके कारण इस मसल में थोड़ा कंट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से एक पेन डेवलप होता है। इस पेन को ही हम लोग बोलते हैं पीरियड पेन कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, स्टेटम फंक्शनल लेयर के वर्क नहीं होने के कारण यह एपोप्टोसिस प्रोसेस से यह डिस्ट्रक्ट कर जाता है। डिस्ट्रक्शन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण मसल में कुछ स्पाज्म होता है, कुछ कंट्रैक्शन होता है, और इसकी वजह से एक पेन होता है जिसको हम पीरियड पेन कहते हैं। जो पीरियड पेन
लोअर एब्डोमेन से होते हुए और बैक होते हुए और थाई की तरफ मूव करता है। ये नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यह पेन होता है। ये इसको ट्रू पीरियड पेन कहते हैं। फॉल्स पीरियड पेन जो कि अम्बलाइक यहाँ पर लोअर एब्डोमेन से होते हुए अम्बलाइकल की तरफ जाता है, वो फॉल्स होता है। और ट्रू पीरियड पेन में कंट्रेक्शन होता है, यूट्रस में कंट्रेक्टेड पेन एक इंटरवल पेन होती है। तो इस तरह से क्या होता है, आपको ट्रू पीरियड पेन आपको मिलेंगे इसमें। यह एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन जब किसी कारण से जब यह पेन का इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसमेनोरिया। यह डिसमेनोरिया इटियोलॉजी के अनुसार से दो तरह के होते हैं, याद रखना होगा। ये डिसमेनोरिया जो होता है दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड दूसरा सेकेंडरी डिसमेनोरिया। थोड़ा थोड़ा हम बात को समझते चले जाएंगे। प्राइमरी डिसमेनोरिया किसको बोलते हैं कि जो पेन का कॉज है वह इसी का कॉज है। मतलब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है थोड़ा यह स्टिमुलेट थोड़ा ज्यादा कर गया, या यहाँ पे रिसेप्टर्स थोड़ा ज्यादा स्टिमुलेट कर जाता है। तो रिसेप्टर्स ज्यादा स्टिमुलेट करने के कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन के ज्यादा बनने के कारण, हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण, मसल में रिसेप्टर ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण हो सकता है कि पेन का इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया, याद रखना होगा। तो प्राइमरी इसलिए इसको बोलते हैं कि चूंकि ये जो कॉज है ना वो इसी सेल का ही है, स्टिमुलेशन ज्यादा हो गया है, हाइपर से ज्यादा है, इसलिए ये डेवलप होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर जो हाइपर सेंसिटिविटी यानी सिर्फ इसी का वर्क है ये, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्टिविटी ज्यादा होना या फिर रिसेप्टर्स का ज्यादा स्टिमुलेट कर जाना। जो मसल में रिसेप्टर होता है ना वह स्टिमुलेट ज्यादा कर गया, इस वजह से दर्द ज्यादा होता है। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं कि जिसमें कोई अलग का कॉज हो, कोई पैथोलॉजिकल कॉज हो जिसके कारण एडिशनल पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस बनता है, अलग से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, ब्रेडिकाइनिन, 5-HT, इंटरल्यूकिन, यानी कि एडिशनल जब यहाँ पे जब कोई पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस बनते हैं तब उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। याद रखिए चीज को, एडिशनल प्रोस्टाग्लैंडिन बनना, एडिशनल यहाँ पर ब्रेडिकाइन का बनना, एडिशनल इंटरल्यूकिन बनना, इसके कंडीशन से जब होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया। मतलब कि अलग से एडिशनल पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फॉर्मेशन, एडिशनल पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फॉर्म, एडिशनल पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, तो उसे क्या होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। नंबर 2, प्राइमरी डिसमेनोरिया में ये जो मसल्स होता है ना, मसल में ओवर स्पाज्म होता है, स्पाज्म, और स्पाज्म के जैसा यहाँ पे पेन होता है, और स्पाज्म हुआ और स्पाज्म के वजह से और स्पाज्म जैसा पेन, मसल में स्पाज्म स्पाज्म जैसा पेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया, स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया। और स्पाज्म जैसा होता है इसलिए, और जो इसमें क्या होता है ना कि चूंकि इंफ्लामेटरी या ब्लड सर्कुलेशन के ज्यादा एक्यूमुलेशन के इस वजह से, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया को हम लोग बोलते हैं स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया, और सेकेंडरी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया का जो सबसे मोस्ट कॉमन जो एज होता है वह बिफोर 25 ईयर, बिफोर 25 ईयर, या अनमैरिज या अनप्रेगनेंसी। अगर एक बार प्रेगनेंसी अगर नहीं हुआ है ना तब तो ऐसा खूब दर्द होता है। इसमें कहोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी डिसमेनोरिया में अनमैरिड वालों में या अनप्रेगनेंसी में, नल्ली पेरेंट्स में, या फिर
जो 25 ईयर से पहले इसमें दर्द काफी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो मसल्स पे होता है ना, ये ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, जो कि आफ्टर 25 ईयर का मतलब होता है सेकेंडरी डिसऑर्डर जो होता है आफ्टर 25 ईयर या आफ्टर मैरिज, मतलब उसमें प्राइमरी नहीं होता है। क्यों? प्राइमरी इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो होता है रिसेप्टर नहीं रहते हैं, वहां पे रिसेप्टर खराब डैमेज कर जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन इसमें आपका सेकेंडरी क्यों होता है? सेकेंडरी में क्यों होगा? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के कारण या फिर इसको और कुछ कारण बताते हैं आपको। तो प्राइमरी के मेन कारण होते हैं क्योंकि अच्छा, प्राइमरी में आपको कोई पैथोलॉजी पता नहीं चलता है, इडियोपैथिक नॉन पैथोलॉजी, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। इटियोलॉजी की बात करते हैं आगे हम। तो प्राइमरी में कुछ पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया, प्राइमरी पता नहीं चलता है, लेकिन सेकेंडरी पता चलता है, सेकेंडरी का है। तो प्राइमरी का कॉज अननोन, इडियोपैथिक, लेकिन कुछ फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है कि अगर मेंस्ट्रुएशन के दरमियान या उससे पहले अगर पानी कम पीते हैं तो उस केस में डिस्मेनोरिया ज़्यादा होता है। क्यों? पानी कम पीने से होता क्या है कि जो बॉडी ब्लड है उसका ऑस्मोलेटिव पावर इंक्रीज कर जाता है। तो पानी कम पीने से क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से वेसोप्रेसिन बनने लगते हैं। याद रखिएगा, पानी कम पीने से हाइपोथैलेमस से वेसोप्रेसिन बनता है। अब वेसोप्रेसिन के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल होता है ना, मसल भी स्पाज्म होता है ज़्यादा, और ब्लड वेसल पे सर्कुलेशन कम गया, तो वेसोप्रेसिन के कारण यहाँ पे स्पाज्म हो जाता है मायोमेट्रियम में। अब मायोमेट्रियम में स्पाज्म होने के कारण जो रियल में ब्लड सर्कुलेशन इधर की तरफ कम पहुँचता है, इस्केमिया हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बढ़ गया और इसका रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट कर जाता है। इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है पानी कम पीने से, यह जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में यहाँ पर एक तो यहाँ पर स्पाज्म होंगे, स्ट्रेस में स्मूथ मसल में स्पाज्म होता है, और प्लस यहाँ पर दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी डिमिनिश कर गया, और प्लस तीसरा क्या हो गया, यहाँ पे रिसेप्टर स्टिमुलेट कर जाता है। इसलिए प्राइमरी डिस्मेनोरिया में बहुत बड़ा एक कॉज आता है स्ट्रेस, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस। अब इसके कारण क्या होता है? दर्द काफी होता है इसमें। तो दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, हालांकि पता तो चलता नहीं है कारण, लेकिन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ ओवेरियन सिस्ट में भी मिल सकता है। ओवेरियन सिस्ट अगर रहा तो ऐसा कंडीशन में भी हो सकता है। चलिए, लेकिन बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा मिलता है। कुछ कंजेनाइटल कॉज भी मिल जाते हैं, जैसे बाइकॉर्नियूट्रस। बाइकॉर्नियूट्रस रहने से क्या होता है ना कि इंडोमेट्रियम का अमाउंट ज़्यादा है, प्रॉपर अमाउंट लॉस नहीं हो पाता है, या कभी कभी सेप्टा हो जाता है ना यूट्रस में, तब इस केस में भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो यूट्राइन सेप्टा और बाइकॉर्नियूट्रस ये सभी डिस्मेनोरिया के कारण बन सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का बताया कारण, एक तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और दूसरा वाटर इनटेक कम, इस बात को याद रखिएगा। और कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मसल में रिसेप्टर ज़्यादा होता है तब केस ऐसा हो सकता है। अब आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कोच। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि इसमें आपको कोई ना कोई पैथोलॉजी है, जैसे सबसे का ज़्यादा है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर पेल्विक में कोई इन्फ्लामेशन है तो उस केस में यहाँ पर लार्ज अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन ये सब अमाउंट बनेगा यहाँ पे, और इसके कारण क्या होगा? डिस्मेनोरिया डेवलप करेगा। नंबर 2, एडिनोमायोसिस या इंडोमायोसिस बोलते हैं। जब इंडोमेट्रियम टिश्यू जब मायोमेट्रियम में चला जाता, इन्वेड कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन के कारण जो प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे और इसके वजह से पेन ज़्यादा होता है, एडिनोमायोसिस। एक होता है इंडोमेट्रियोसिस, जब इंडोमेट्रियम का टिश्यू जब यूट्राइन कैविटी से जब अलग एरिया में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं या ग्रोथ कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियोसिस। यह भी डिस्मेनोरिया का कारण होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कारण है।
इसके बाद यूट्राइन फाइब्रॉयड, यूट्रस में फाइब्रॉयड होने के कारण फाइब्रॉयड हो गया, ऐसे मास बन गया सपोज दैट मायोमेट्रियम में, तो इसके कारण भी डिस्मेनोरिया डेवलप होता है। इसके बाद इंडोमेट्रियम पॉलिप, इंडोमेट्रियम ट्यूमर, इंडोमेट्रियम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारे केस में क्या होता है ना कि यहाँ पर इंडोमेट्रियम, यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम में या इस एरिया में प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट और या फिर ब्रेडिकाइन का अमाउंट इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर, आईयूसीडी, ये सब भी कुछ कारण होते हैं जिसके कारण यहाँ पर डिस्मेनोरिया डेवलप होता है। तो आप देख लिए प्राइमरी के डिस्मेनोरिया कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी में तो पैथोलॉजी पता चलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर थे, और सेकेंडरी में पता चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है और वह पेन बैक में मूव करता है और बैक के बाद थाई में मूव करता है। याद रखिएगा, जो पेन होता है ना, पेन का कैरेक्टर पेन में याद रखना है। सबसे पहले लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होता है, बैक में जाता है और थाई में मूव करता है। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का पेन लोअर एब्डोमेन से होते हुए और अपर अम्बलाइकल की तरफ मूव करता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का बहुत इंपॉर्टेंट यह सिम्टम है। ये दूसरा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है ना, यह पेन का इंटेंसिटी काफ़ी हाई होता है, जो कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का पेन थोड़ा इंटेंसिटी प्राइमरी से कम होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो दर्द होता है वह मेंस्ट्रुएशन के आने से 12 घंटा या 24 घंटा पहले से दर्द होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ जो पेन जो होता है, इसमें पेन स्टार्ट कब से होता है? पेन स्टार्ट फ्रॉम 12 आवर टू 24 आवर बिफोर मेंस्ट्रुएशन बट सबसाइड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हो जाता है ना, धीरे धीरे पेन गायब होने लगते हैं, और मेंस्ट्रुएशन जैसे ब्लीडिंग जैसे बंद होती है ना, उसी समय यहाँ पर पेन भी गायब हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है कि 1 वीक पहले से दर्द होता है और यह मेंस्ट्रुएशन के ब्लीडिंग के आने के 1 सप्ताह बाद तक दर्द होता है। यानी पेन मेंस्ट्रुएशन के पहले से आता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद तक रहता है सेकेंडरी में। जबकि प्राइमरी में मेंस्ट्रुएशन के पहले 12 घंटा या 24 घंटा पहले से दर्द होता है, और जैसे ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है उसके बाद यहाँ पर पेन भी गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला कंडीशन कि इस प्राइमरी में पेन के साथ साथ डायरिया होने का टेंडेंसी होता है, और पेशेंट को नौजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में नौजिया वोमिटिंग, डायरिया और माइग्रेन का सिम्टम भी मिल सकता है। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कंस्टिपेशन होता है और फीवर होता है। इस बात को याद रखना होगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आपको बता दिए कि आपको डायरिया, वोमिटिंग या माइग्रेन हो सकते हैं, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपका ये कंस्टिपेशन और फीवर होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में यूरिन में किसी भी तरह का बर्निंग वगैरह नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में यूरिन करते समय बर्निंग या पेन डेवलप होता है। याद रखें इस चीज़ को। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय किसी भी तरह का पेन वगैरह नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन एक आता है, इसमें पेन आपको मिलेंगे आपको। खैर, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये है कंडीशन। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में उतना स्ट्रेस में नहीं रहता है। जब प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेशेंट देखेंगे, पल्स रेट नॉर्मल रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पल्स रेट हाई रहता है, बीपी लो रहता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हीमोग्लोबिन का लेवल आपको नॉर्मल भी रह सकता है, लो रहता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में नॉर्मल रहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉम्प्लिकेशन पीआईडी है या इनफर्टिलिटी भी हो सकते हैं, डिस्पेरोनिया हो सकता है इसमें। अब आते हैं बात आगे, इन्वेस्टिगेशन।
प्राइमरी डिस्मेनोरिया का अगर आप जांच करा के देखोगे तो क्या कराएंगे हम लोग, करा लेते हैं पहला हम लोग यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन। अगर लोअर एब्डोमेन का यूएसजी कराएंगे तो आपको वही मिल सकता है कि कंजनाइटल प्रॉब्लम कुछ अगर होगा तो मिल सकता है, या हो सकता है कि ओवरी में कोई सिस्ट अगर हो तो मिलेगा, वरना कोई तरह का इसमें आपको फाइंडिंग नहीं मिलता है। एचबी परसेंटेज करा के देखोगे तो हो सकता है कि लो मिलेगा, अदरवाइज कोई भी प्राइमरी में आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलता है। जबकि जब आप सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कराते हैं तो अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का केस होगा तो उसमें आपका पीआईडी का केस मिलेगा, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर कोई मास, फाइब्रॉइड, ग्रोथ, ये रिपोर्ट में आपको अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। यूरिन कल्चर कराएंगे तो उसमें आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ग्रोथ मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ मिलता है। तो ये आपको मिल सकता है किसमें, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। लेकिन प्राइमरी में कोई आप जांच कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप टीसीडीसी कराते हैं तो प्राइमरी में नॉर्मल मिलेगा सब रिपोर्ट, जबकि सेकेंडरी में टीएलसी बढ़े रहेंगे और डीएलसी में हो सकता है कि न्यूट्रोफिलिया मिले, में भी ऐसा हो सकता है, और हो सकता है इसमें पाएगा आपको। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया। अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे, तब प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए हम यही करते हैं, स्ट्रेस लेवल को डाउन करते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को बोलते हैं कि हॉट वाटर को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं लोअर एब्डोमेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर का अप्लाई करना है। मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले हम लोग पानी पिलाने के लिए बोलते हैं, खूब पानी पीने के लिए बोलते हैं। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा वेसोप्रेसिन कम बनेगा, और 2-3 महीने होते होते ये पूरे जो आगे फेज में ये दिक्कत नहीं होती है प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मास का ट्रीटमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी में जो अधिकांश तो मैरिड के बाद जो होता है ना नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि पेन नहीं होता है, जो होता है नॉर्मल पेन होता है, लेकिन जो ज़्यादा पेन होता है वो नहीं होता, क्योंकि मैरिज के बाद जो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि जो यहाँ जो रिसेप्टर होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए प्राइमरी डिस्मेनोरिया का बोला जाता है कि मैरिज के बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। खैर, मेडिसिन की जहाँ बात करते हैं तो हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए मैकफॉस सबसे अच्छा है, 200 में हम लोग मैकफॉस चलाते हैं इसमें हम लोग, और प्लस इसके साथ साथ हम लोग एसिड एपिस्मेल वगैरह देते हैं, या फिर पल्सटिला यूज करते हैं। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में लोग थूजा है, या फिर एपिस्मेल है, नेटमफॉस है, या फिर अकॉर्डिंग टू, या फिर कोनियम है। वहाँ तो देखिए जब तक कॉज पता नहीं चलेगा तो हम मेडिसिन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जब तक कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं चलेगा तब तक हम दवाई से नहीं दे पाएंगे। मेडिसिन तो बहुत सारा है डिस्मेनोरिया का, लेकिन वही है, पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता लगेगा, उसके बाद ही इस पर हम लोग दवा कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये था आपका डिस्मेनोरिया, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।